So hello everyone, today we are going to start with class 12 chapter solutions topic हेनरीज लॉ। ठीक है, अब हेनरी लॉ के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, अगर हम सॉल्यूट जो है वो गैस ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट जो है वो एक लिक्विड ले रहे हैं, तो उसमें गैस कितना डिज़ोल्व रहेगी उसकी सॉल्युबिलिटी हमने चेक करनी थी। तो वो उसके हमने फैक्टर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में कि वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कि गैस किस नेचर की ले रहे हो या जो लिक्विड सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसका नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर था आपका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और तीसरा जो यहाँ पर फैक्टर था वो था प्रेशर, कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या रहता है। तो हेनरीज लॉ वही है कि प्रेशर को बढ़ाने से आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, आपने ये पढ़ा था कल। तो वही चीज़ है, तो उसी को हेनरी लॉ की फॉर्म में हमने पढ़ना है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हेनरीज लॉ, दैट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। यानी ये कल एक्टिविटी के थ्रू भी आपको बताया था, ठीक है। यानी अगर आपने टेम्परेचर कर लिया है कांस्टेंट, ठीक है, और वहाँ पर आपने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें आपने लिक्विड डाला हुआ है सॉल्वेंट और उसके ऊपर आपने गैस रखी हुई है और ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है आपने, बाहर से टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रहे आप, और आप क्या कर रहे हो, आप उस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो वो जो आपका गैस है उसका कितना मास जो है वो उस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वो भी बढ़ता रहेगा जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो इस को आपने मैथमेटिकली यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। यहाँ पर जब आपने इक्वालिटी लगाया तो m इज़ इक्वल टू के एच पी आपने लिख दिया। अब एक एक करके देखिए m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज़ द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब m जो है वो मास है हमारा जो कि एक यूनिट वॉल्यूम में आपका डिज़ोल्व है। यूनिट वॉल्यूम किसके लिए, सॉल्वेंट की यूनिट वॉल्यूम में कितना मास डिज़ोल्व है। तो एक तरह से सॉल्युबिलिटी ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट, कि प्रेशर ऑफ द गैस जो उस गैस के साथ कितना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्योंकि एट अ पर्टिकुलर प्रेशर आप जब उसको बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा ना। सो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब आपने प्रेशर नोट कर लेना है गैस का, जो कि इक्विलिब्रियम में होगा सॉल्वेंट के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो मास गैस का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा या घुलेगा वो भी आपका इंक्रीज होगा विद इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये तो आपको हेनरी लॉ बता दिया गया है। अच्छा, हेनरी लॉ दूसरी फॉर्म में भी हम इसको पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो के एच यहाँ पर यूज़ कर रहे हो आप, इसी को आप हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यही है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट, मतलब दूसरी तरह से हेनरी लॉ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिजॉल्व की आप बात कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ही है। तो इसकी जगह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड सॉल्युबिलिटी, दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature। तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ वही लिख दी है, ठीक है। बस मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम की जगह सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बोल दिया है, क्योंकि मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड गिवन वॉल्यूम को ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं आप एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हुए हैं आप, है वही चीज़, सेम चीज़, ठीक है। अब इसके बाद एक मैं आपको डेल्टन्स थ्योरी बताना चाहूँगा, ठीक है। डेल्टन थ्योरी भी, डेल्टन्स की एक थ्योरी है कि जब भी गैसेस के हम मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है, ये आपने थोड़ा थोड़ा वहाँ भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी एक डेल्टन की थ्योरी आती है,
वन इज़ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो भी आप आगे आएगा, उसका यूज़ भी आएगा, ठीक है। तो ये वही साइंटिस्ट हैं डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन्स थ्योरी, इसमें डाल्टन ने कहा कि अगर गैसेस का मिक्सचर ले रहे हो, अब यहाँ तो एक ही गैस की बात की आपने, ठीक है, कि आपका जो लिक्विड है सॉल्वेंट, उसके ऊपर एक ही गैस लिया आपने एज ए सॉल्यूट, बट अब मान लीजिए आप गैसेस का मिक्सचर ले रहे हो, ठीक है, और वो गैसेस अलग अलग से सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो वहाँ पर आप प्रेशर ना देखकर आप पार्शियल प्रेशर देखेंगे। पार्शियल प्रेशर का मीनिंग है कि अब वहाँ पर गैस का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में मान लीजिए दो गैसेस हैं, तो एक गैस की अगर प्रेशर की आप बात करेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, अगर मिक्सचर में आप बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के देन आई विल डिफाइन इट। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस आर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, in equilibrium with the liquid at a particular temperature, the solubility of any gas in the mixture is directly proportional to the partial pressure of the gas in the mixture। कहा गया है कि अगर गैसेस का आपने मिक्सचर ले लिया, तो वहाँ पर आप प्रेशर ना लेकर पार्शियल प्रेशर लेंगे उस पर्टिकुलर गैस का। तो इसीलिए अब ये चीज़ और इस अकॉर्डिंग ये डाल्टन थ्योरी के इसको मिलाकर हम जो आपका हेनरी लॉ है उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए। अब मैंने एक्स ए क्यों किया, क्योंकि एक्स ए क्या होता है, एक तरह का मोल फ्रैक्शन होता है, जो कि आपको पहले मैंने बताया है जब सॉल्युबिलिटी पढ़ाई है, कि सॉल्युबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख दिया। अब वहाँ पर क्योंकि अगर आप गैस का मिक्सचर ले रहे हैं, तो प्रेशर की जगह पे यू विल टेक द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, एंड के एच तो सेम ही है, के एच इज़ द हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हेनरी लॉ को आपने इस फॉर्म में भी लिख दिया है। देखिए, अभी आपको इससे पहले हेनरी लॉ की 2-3 स्टेटमेंट्स के बारे में बताया, फिर लास्ट में मैथमेटिकली आपको ये चीज़ बताई कि इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी यू कैन राइट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, जो गैस आपके किसी सॉल्वेंट के साथ जो है लिक्विड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जितना होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस की उस लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस देयर वेयर के एच इज़ द हेनरीज कांस्टेंट। वो सब कुछ चीज़ें बताई थी आपको। अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे। जैसे अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर डाई नाइट्रोजन गैस की आप बात करते हैं, यानी प्योर N2 की वाटर में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो टेम्परेचर अब कांस्टेंट रखना है तो 298 केल्विन रख लिया, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो है आपका यहाँ पे किस चीज़ का, नाइट्रोजन का, वो है 0.78 एटमॉस्फेयर, जो कि कहाँ से आया है, जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होता ही है N2 का एयर में, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है। तो उस टाइम पे आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो है 5.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। अब ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी को तो वैसे मोल फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, बट अगर मोलैरिटी में आप लिखना चाहो तो मोलैरिटी में भी लिख सकते हो। तो ये एक तरह से सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी की टर्म्स में लिखा गया है, ठीक है। तो अब अगर आप पार्शियल प्रेशर को डबल कर दें, डबल मतलब 0.78 से 1.56 एटमॉस्फेयर हमने उसको कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, यानी पार्शियल प्रेशर को आपने इंक्रीज़ किया, ऊपर से प्रेशर आपने ज़्यादा लगा दिया, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है इसी नाइट्रोजन गैस की वाटर में भी दुगनी हो जाएगी। तो ये शो क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहा है कि इधर की चीज़ को आपने डबल कर दिया तो इधर वाला भी डबल हो गया। सो दिस शोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप लगाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो मतलब ये आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करके दिखा दिया है।
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हेनरी लॉ को आप ऐसे लगाते हैं तो आप उल्टा भी लगा सकते हैं। सीधा लगाने का मतलब क्या था कि अगर पार्शियल प्रेशर को आप इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स ए जो है आपका सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन की आप बात करते हैं, तो एक्स जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की टर्म में है। तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में अगर आप बात करते हैं कि आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन को बढ़ाने की वजह से पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। अब ये किस वे में है? ये दूसरे वे में है, मतलब आपने एक सॉल्यूशन पहले ही लिया हुआ है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में गैस पहले से ही डिज़ोल्व है, तो गैस का जितना मोल फ्रैक्शन होगा वहाँ पर, यानी एक तरह से हम कंसंट्रेशन ही देख रहे हैं उस गैस की। अगर उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके वेपर तो बनेंगे ही बनेंगे, तो उसके वेपर उतने ही, उनके वेपर्स का पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी उस सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में आपकी डिज़ोल्व्ड गैस की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस वे में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, ठीक है। पार्शियल प्रेशर गैस की बात कर रहे हैं वेपर फेस में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब गैस जो है उस सॉल्यूशन में कितनी घुली हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन के जो वेपर बनेंगे तो उस वेपर में गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा उस वेपर फेज में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर के एच अगेन हेनरी कांस्टेंट है और यहाँ पर के एच की यूनिट्स आपने देख लेनी है। तो के एच की यूनिट्स क्या होती है? यहाँ पर आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर और बार के बराबर ही होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन, सो एक्स हेयर इज यूनिटलेस, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट के डायमेंशन या लेफ़्ट और राइट की यूनिट सेम होंगी, तो इसीलिए के एच यहाँ जो है वो भी, उसकी यूनिट भी एटमॉस्फेयर या बार में या किलो बार में भी कई बार हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन है, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ क्या शो करता है आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। यानी अगर नीचे में जैसे एक एग्जांपल और लिया, इस वाले केस के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि HCl जो है वो डिज़ोल्व कर दिया साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। HCl साइक्लोहेक्सेन में डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो मैंने डाल दिया, तो वहाँ पर उस साइक्लोहेक्सेन में कितना HCl है उसकी मोल फ्रैक्शन को मैंने लिया यहाँ पर, यानी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया। और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हो आप? वाई एक्सिस पे एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा हुआ है आपने, उसमें आप क्या कर रहे हो? इक्विलिब्रियम पे HCl गैस का पार्शियल प्रेशर आप चेक कर रहे हो, वो यहाँ पर लिख रहे हो वाई एक्सिस पे। तो जब दोनों में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपको एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। ऐसे जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन चेंज करोगे तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगा, तो उन सभी वैल्यूज़ को आप मिलाएंगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो करता है? दैट योर पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप क्या निकालते हैं? अगर यहाँ पर आप स्लोप निकालते हैं इस ग्राफ का, तो स्लोप आपको क्या देगा? के एच ही देगा, यानी हेनरी कांस्टेंट दे देगा स्लोप। तो स्लोप किस तरह से काम करता है कि जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लिखी हुई है, अगर उस क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दें तो आपको स्लोप मिल जाता है। अब वाई एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे पी है आपका, पी ए आप बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है आपने? एक्स एक्सिस पे लिया है मोल फ्रैक्शन, यानी XA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस। तो दोनों को आप डिवाइड करते हो तो KH मिलता है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन जस्ट जस्टिफाई दिस थिंग। ये देखिए PA XA को इधर ले आओगे डिवाइड में, तो PA बाई XA इज इक्वल टू KH। तो फॉर्मूले से भी वही निकलता है और आपके ग्राफ से भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ।
So let's start now with the problem based on Henry's law. Okay, so as you know, Henry's law, we already did it of the form that PA, that is equal to KH into XA, where PA is the partial pressure of the gas, KH is the Henry's constant, and XA is the mole fraction, ठीक है, of the gas that is in the liquid solution. Okay, so the problem is like this: the Henry's law constant for oxygen dissolved in water is 4.34 into 10⁴ एटमॉस्फेयर. जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे लास्ट कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट भी एटमॉस्फेयर होती है, या कई बार बार या किलो बार भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, तो जस्ट यूनिट्स को देखकर ये नहीं सोचना आपने कि कहीं ये हमें प्रेशर तो नहीं दिया हुआ. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए भी कई बार हम इन्हीं यूनिट्स का यूज़ करते हैं, तो स्टेटमेंट्स को काफ़ी ध्यान से आपने पढ़ना है. ठीक है, तो 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है. टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2 एटमॉस्फेयर अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. यानी पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का 0.2 एटमॉस्फेयर. अब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किस में, मतलब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोल्स पर लीटर में आपको निकालनी है ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो मतलब एक तरह का आपको क्या निकालना है, एक तरह की सॉल्युबिलिटी ही हो गई. कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी दे आर समवट रिलेटेड टू ईच अदर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, तो पहले आप हेनरी लॉ लगाइए, आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट. ये O2 की जगह पर XO2 ऐसे लिखना था. ओके, सो अप्लाइंग द हेनरी लॉ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस that is equal to Henry's constant into mole fraction of the oxygen gas dissolved in the solution. तो यहाँ से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया. ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन भी सॉल्युबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी लिखते हैं, और मोल फ्रैक्शन एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन भी होती है. तो यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा इस फॉर्मूले से. तो P ऑफ O2 डिवाइड बाई KH जो कि 0.2 एटमॉस्फेयर है. ध्यान रखिएगा कि दोनों जो हैं, अगर दोनों सेम यूनिट्स में हैं तो फिर आपका इजीली आंसर आ जाएगा. तो दोनों सेम यूनिट्स एटमॉस्फेयर में हैं, तो सॉल्व किया, आपको मिल गया 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶. अब ये क्या चीज़ आई है, ये मोल फ्रैक्शन आया है ऑक्सीजन का. जैसा कि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो हमने भी कोई यूनिट नहीं लिखी. अब क्योंकि ये भी एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में निकाली, यानी मोल पर लीटर. और ये जो दे रखी है ये आप मोल फ्रैक्शन होता है. तो मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में चेंज करना आपने पहले भी सीखा है, तो वही मेथड लगाएंगे. किस तरह से चेंज करेंगे, तो अब चेंज करते हैं मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में. किस तरह से चेंज करना है, पहले मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को आप लिख दीजिए. जैसे मोल फ्रैक्शन आप किसका लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आपके नीचे आएंगे. क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये पानी में डिज़ोल्व की है आपने, तो नीचे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी आएगा और वाटर भी आएगा. अब इसको आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2. क्यों, क्योंकि पहले ही आपको बताया है कि जो ऑक्सीजन है वो गैस है, सॉल्यूट है, और ऑक्सीजन बहुत ही कम, पानी में बहुत कम जो है वो डिज़ोल्व होती है. तो जब नीचे वाली आप क्वांटिटी लिखेंगे तो ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के इन कंपैरिजन टू वाटर है ये बहुत ज़्यादा कम है. इतने कम है कि यू कैन निगलेक्ट दिस वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू. तो उसको निगलेक्ट करके आपने अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल लिख दिया है. ठीक है, सो ये जो वैल्यू है ये आपका मोल फ्रैक्शन है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है. अब अगर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर निकाल पाता हूँ तो मैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल पाऊँगा. ठीक है, बट अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की, यानी मोल्स पर लीटर की. तो मतलब कितने मोल्स 1 लीटर में डिज़ोल्व हैं, यानी सॉल्यूशन 1 लीटर लेना है आपने. ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी 1 लीटर लेना है आपने. तो अगर 1 लीटर पानी आपने लिया तो 1 लीटर पानी में नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं. ठीक है, तो 1 लीटर पानी में आप देखिए 1 लीटर में कितना आपका नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ
मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास मतलब सॉल्यूट का नहीं, अगर आपने मतलब सॉल्वेंट, यहाँ तो वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का यूज़ करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए निकालोगे तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अब मास ऑफ वाटर, हमें तो वॉल्यूम पता है 1 लीटर वॉल्यूम में से मास किस तरह से निकालें। देखिए डेंसिटी जो होती है ना पानी की, वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यानी अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो 1 लीटर पानी जो है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। यानी 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उससे 1000 ग्राम मैंने ऊपर लिख लिया है, और वो तो हो गया आपका मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना आता है। ठीक है, इतनी बार पीछे भी सिखाया तो हल्का सा बस आइडिया दे देता हूँ आपको। H2O में हाइड्रोजन को 1 रखोगे, अब हाइड्रोजन के 2 आइटम है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपको पता है मास 16 लेते हैं, तो 16 + 2 18 ग्राम्स हो गया मोलर मास। तो दोनों को डिवाइड करके 55.5 मोल्स आ गया वाटर का। अब वाटर का 55.5 मोल्स आ गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मिल जाएंगे 1 लीटर पानी में। सो यहाँ पे आपने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल गए हैं। वो कितने हैं? दैट इज़ 2.55 × 10⁻⁻⁴ मोल। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, अब इसको मोल पर लीटर किस तरह से बनाएं? तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 लीटर पानी के लिए ही निकाले हैं। तो आप बोल सकते हो कि दीज मैनी मोल्स आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, सो इट इज़ ऑल्सो द मोलैरिटी। सो इसको आप मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर पानी के लिए तो मोलैरिटी क्या बन जाएगी? 2.55 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो इस तरह से आपको मोलैरिटी आपने निकाल ली है और आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। So now comes the next problem, that at what partial pressure oxygen will have a solubility of 0.05 gram per liter in water at 298 Kelvin. Henry constant Kh for oxygen O2 in water at 293 Kelvin is 34.86 kilobar. Assume the density of the solution to be same as that of the solvent. Okay, so here, ठीक है, ये भी आपका 8 ही है। ठीक है, 298, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्शियल प्रेशर आपको ऑक्सीजन का निकालना है। इस बार उल्टा निकालना है। सॉलिबिलिटी हमें दे रखी है, बट सॉलिबिलिटी जो है वो हमें ग्राम पर लीटर में दे रखी है। तो ग्राम पर लीटर जो है आपका सॉलिबिलिटी दे रखी है ग्राम्स पर लीटर में, और एक टेम्परेचर के लिए। अब यानी सॉलिबिलिटी अगर हमें ग्राम पर लीटर में दे रखी है तो सबसे पहले तो ग्राम पर लीटर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। फिर मोल फ्रैक्शन का यूज़ करके और KH हेनरी कांस्टेंट का यूज़ करके फिर मैं जो है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का निकाल पाऊँगा। और साथ के साथ मुझे डेंसिटी जो भी बोली गई है वो ये बोला गया कि सॉल्यूशन की डेंसिटी को आप सॉल्वेंट की डेंसिटी के बराबर ही माने, सेम माने। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर है। सॉल्यूट क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, सॉल्वेंट लिक्विड में है। अब वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर ml भी बोल सकते हो, मिली लीटर भी बोल सकते हो। यानी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो डेंसिटी से ही पहले स्टार्ट करूंगा मैं कि अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मीनिंग ये है कि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो हम 1 लीटर सॉल्यूशन में ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है 0.05 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.05 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, अब लीटर का आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो वो 1 लीटर पानी के बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम बोली गई है।
ठीक है। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सेम बोली गई है। अब 1000 ग्राम, और जब सॉल्वेंट की आप बात करोगे तो सॉल्वेंट का मास 1000 में से 0.05 ग्राम को आप सब्ट्रैक्ट करें ना करें, अप्रॉक्सीमेटली द आंसर विल बी 1000 ग्राम्स ओनली, क्योंकि 0.05 को यू कैन निगलेक्ट। ठीक है। तो इसकी वजह से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले वाटर के लिए। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए निकालने का तरीका आपको पता ही है। ऊपर लेना है मास वाटर का, नीचे उसका मोलर मास। ये लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था, 55.5 मोल निकल कर आता है। ठीक है। ऑक्सीजन का निकालना वो बेटर रहेगा यहाँ पर। अब ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, सिंपल ओ नहीं ले रहे, O2 है। एक O का 16 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 16 32 बन जाएगा। तो 32 मोलर मास है, 32 ग्राम पर मोल, और ऊपर 0.05 है, दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल गए 1.56 × 10⁻³ मोल। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। मोल फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे हैं हम। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर ऑक्सीजन चाहिए, नीचे पूरे सॉल्यूशन का यानी ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कम है, देख लो ऑक्सीजन का कहाँ मिली मोल में है, आपका 10⁻³ मोल में है, और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो उसको आप निगलेक्ट करके चल सकते हैं कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए। तो यहाँ पर फिर आपको 1.56 × 10⁻³ को डिवाइड कर देना 55.5 के साथ। व्हाट यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो आपको मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स लेकर चल रहे हो ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन गैस का मिल गया आपको वाटर में। सो दैट इज़ 2.81 × 10⁻⁵। कोई भी यूनिट नहीं लिखी हुई, आप लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, सो इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी। अब इसका यूज़ करेंगे सीधा कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि निकालना है आपको ऑक्सीजन का वाटर में। तो उसके लिए फॉर्मूला हेनरी लॉ डायरेक्ट लगा दिया, दैट P ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू KH × X ऑफ O2। अब जो मोल फ्रैक्शन है वो आपने निकाल लिया है, उसको डायरेक्टली यूज़ करें, साथ में KH दैट इज़ द हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है किलो बार में। तो किलो बार को बार में चेंज कर लीजिए। बार में चेंज करने के लिए किलो को आपने 10⁻³ लिख लिया। तो ये जो प्रेशर निकल कर आएगा ऑक्सीजन का, तो वो भी बार में ही आएगा। मतलब जो यूनिट आपकी हेनरी कांस्टेंट की होगी वही यूनिट इसकी भी होगी। सो दैट इज़ 0.98। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.98 बार। तो इस तरह से आपको लास्ट न्यूमेरिकल से भी आइडिया मिलेगा थोड़ा सा, और इस न्यूमेरिकल से भी आइडिया मिलेगा कि जो न्यूमेरिकल जो हैं, अगर हेनरी जो लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे तो वो किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं।